Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the series of Governor Generals and Viceroys, the next Viceroy which today we'll be covering is Lord Wavell. Now, his tenure, you are seeing that he has served as the Viceroy of India from the year of 1944 to 1947. And certainly these three crucial years actually paved the way for India's independence in the future years. अब आपको ये बात पता है कि जो 3 years थे वो बहुत ही important थे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया में इतनी certainly एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटरी यहाँ पे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. ऑल्दो सिर्फ यही कुछ इवेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे या फिर आप ये नहीं बोलोगे कि इन्हीं के रिजल्ट से आपको इंडिपेंडेंस मिली है, बट डेफिनेटली इनका एक बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो रहा है जो भी इवेंट्स लॉर्ड वेवल के टाइम पे हुए या फिर और भी इनके पहले जो वॉइसरॉयज थे उनके टाइम पे हुए. तो चलिए पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो आर्चिबाल्ड परसाइवल वेवल, फर्स्ट अर्ल वेवल, वाज अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी serving in many conflicts of the British Empire before serving as the Viceroy. Okay, now Winston Churchill, Winston Churchill offered Lord Wavell the position of Viceroy of India on June 15, 1943 and he accepted. Okay, तो यहाँ पे जो है वो इनको यहाँ पे परमिशन दी जाती है कि आप जो है वो अब Viceroy के लिए हम आपको अलॉट कर रहे हैं पोजीशन, और ये उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इनके टेन्योर में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि हुए. अब इसके पहले अगर आप सारे गवर्नर जनरल्स की सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होगे ऑन दिस चैनल, तो यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ वी आर इवॉल्विंग थ्रू एवरी सिंगल प्रोसेस. ठीक है, आपको पता है कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स हैं वो धीरे धीरे एक सेपरेट नेशन में बढ़ती चली जा रही थी. पहले इनिशियली उनकी जो डिमांड्स थी वो थी कि भाई हमको जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, हमको आप ज्यादा रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करिए. बट लेटर ऑन जैसे हम देखते हैं कि विद द इंटरवल ऑफ टाइम उनकी डिमांड्स जो है वो सेपरेट नेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं. फिर लाहौर रेजोल्यूशन आता है जिसमें पाकिस्तान को वो डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान विल बी आवर न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और हमको अब वी विल नॉट इवन कॉम्प्रोमाइज with less than creating a new state carved out of India. Okay, अब सीरो जो राजा गोपालाचारी फॉर्मूला है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो थे वो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे. ओके, अब देखिए इनके टाइम पे जो फॉर्मूला ये लेकर आते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई मुस्लिम लीग को हम अलग से, आपको एक नेशन चाहिए तो ठीक है, अभी वो हम देखते हैं, बट अभी फॉर टाइम बिंग आप जो है वो कांग्रेस की जो डिमांड है फॉर अटेनिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सबसे पहले तो आप वो ऑब्जर्व करिए और एक्सेप्ट करिए. और नेक्स्ट आपकी जो डिमांड्स हैं कि आपको एक सेपरेट नेशन चाहिए तो हम करेंगे, वी विल वर्क ऑन दैट, बट बिफोर डूइंग दैट पार्टीशन फर्स्ट वी शुड कंडक्ट अ प्लेबिसाइट इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज कि भाई लोग जो वहां के हैं क्या उनको सेपरेट नेशन चाहिए या नहीं चाहिए, क्या फिर वो इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं. ठीक है, अब जो जिन्ना होते हैं तो जिन्ना जो रहते हैं, अब जिन्ना को ऑब्वियसली एक उनके माइंड में थॉट आ चुका है कि हमको पाकिस्तान चाहिए किसी भी कीमत पे. तो वो आप आगे भी देखोगे, अभी हम जो भी इवेंट्स देखेंगे तो उनमें भी वो बिल्कुल भी इस बात पे सेटल नहीं करते हैं कि हमको आप प्लेबिसाइट कराओगे या फिर आप हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दोगे या फिर आप इक्विवेलेंट सीट्स दोगे हमें कांग्रेस के इक्वल. तो वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट ना करके जो है वो यही बोलते हैं, बार बार उनका एक ही नोशन रहता है कि हमको सेपरेट नेशन चाहिए. ठीक है, so the Muslim League will accept the Congress demand for total independence and one dominion for the time being. Okay, or till a provisional interim government is formed. A commission would be created when the conflict is over or demarcate the regions where Muslims make up the absolute majority, and in those districts a plebiscite will be conducted. Before the plebiscite all the parties would be permitted to voice their opinions and stances on the partition. Now moving further, the next is Gandhi Jinnah talks. ठीक है, अब देखिए गांधी जी जो हैं वो जेल से आते हैं ऑन द डेट ऑफ 5 मई 1944, और जब उनको ये सिनारियो दिखता है बाहर तो वो सोचते हैं कि अब जिन्ना से हमको बात करनी पड़ेगी कि आखिर ये टू नेशन थ्योरी की आपकी क्या, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, आप क्यों चाह रहे हो टू नेशन, आप क्यों पार्टीशन करना चाह रहे हो इंडिया का. ठीक है, अब गांधी जी जो इसमें सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं दैट ओनली द मुस्लिम्स हु वांटेड टू लिव अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया. कौन कौन से एरियाज में, जैसे आप देख लीजिए बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, NWFP हो गया, ठीक है, एंड द पोर्शंस ऑफ
ऑफ पंजाब, बंगाल एंड असम। तो ये वाले जो एरियाज हैं वहां पे जो है वो हमको एक न्यू स्टेट बना के हम दे देंगे, ठीक है। आप जो है वो इस तरीके से बिल्कुल ही सेपरेट नेशन की बात मत करिए, और जो जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे हम एक स्टेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जिन्ना जो है वो इसमें भी अग्री नहीं करते हैं, और आगे जाके जो है वो एक प्रॉब्लम उनके लिए भी बनी रहती है कि ऑब्वियसली वो बार बार जो है वो पाकिस्तान की डिमांड क्योंककि बार बार करते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसी वे में, इसी पाथ में एक और पैक्ट होता है, एक और इवेंट होता है जिसमें भूला भाई लियाकत अली टॉक्स विच एक्चुअली अकर्ड इन द ईयर ऑफ 1945। अब ये जो भूला भाई होते हैं वो आपके कांग्रेस के लीडर होते हैं, और जो लियाकत अली होते हैं वो आपके मुस्लिम के लीडर होते हैं, ठीक है। इसमें यह बोला जाता है कि जो 40% सीट्स हैं वो इक्वली आईएनसी को भी प्रोवाइड करी जाएंगी और वो मुस्लिम लीग को भी प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। ये इनको बोला जाता है। बट यहाँ पे भी जिन्ना जो है वो अग्री नहीं होते हैं, और जिन्ना बोलते हैं कि आप सीट्स तो चलो प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, बट क्या गारंटी है कि हमको वैलिड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आईएनसी भी वहीं पे खड़ा हुआ है, हम भी वहीं पे खड़े हैं, तो ऑब्वियसली जिन्ना वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज द वेवल प्लान। अब क्या होता है कि इतने जब डे बाय डे ऐसी सिचुएशन सामने आती हैं कि मुस्लिम लीग और आईएनसी में कोई भी एक लेवल पे एग्रीमेंट नहीं हो पाता, या फिर कहीं आके एक जो आप बोलोगे कि भाई अप्रूवल कहीं पे भी क्रिएट नहीं हो पाता है, तो वहां पे जो लॉर्ड वेवल होते हैं वो अब आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम आप लोगों से तो अब नहीं हो पा रहा है, आप अपनी माइनॉरिटीज के जो डिमांड्स हैं उनको केटर नहीं कर पा रहे हो, तो हम अब आपको जो है वो एक प्लान देते हैं, और वो वेवल प्लान के नाम से एक अपना एक बोल सकते हो कि एक एग्रीमेंट लेकर आते हैं जिसके प्रोविजंस हैं, ठीक है। फर्स्ट इज दे विल फॉर्म अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द मेन कम्युनिटीज, ठीक है। एक अलग ही रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें आपकी जो एक्चुअल मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जिनकी मेजॉरिटी उधर पे उस टाइम पे थी, उनको जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट इज द इंक्लूड इक्वल पोर्शन ऑफ कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, दोनों को ही इक्वल प्रपोर्शन में सीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। फिर थर्ड है आपका इवॉल्व अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर। तो किस वॉर की बात हो रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, क्योंकि वो 1945 में एंड हुई थी, तो उसी वॉर की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। अब जिन्ना यहां पर बोलते हैं कि भाई हर किसी को आइडिया नहीं है कि वो हमारे लिए बात आवाज उठा सकें, क्योंकि हमको ज्यादा पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी क्या डिमांड्स है और हमारी डिमांड्स कैसे सेटिस्फाई हो पाएंगी, तो वो वेवल प्लान से भी खुश नहीं रहते हैं। नाउ कमिंग टू द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। देखिए, जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट अकर्ड इन इंडियन हिस्ट्री विच एक्चुअली लेड टू द ब्रिटिशर्स एग्जिट फ्रॉम इंडिया was the royal नेवी रिवोल्ट एंड सेकेंड was आयरन ट्रायल्स। ओके, अगर ये दो इवेंट उस टाइम पे नहीं हुए होते तो ब्रिटिशर्स फिर भी सोचते आगे जाके कि अब हम कुछ एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, या फिर हम कहीं पे कंसोलिएशन कर लेते हैं आईएनसी के साथ, जैसे वो पहले भी लॉलीपॉप देते आ रहे थे और आगे भी वो लॉलीपॉप देने की कोशिश करते इंडियंस को। बट ये जो दो इवेंट्स हुए थे, इन्होंने रूट्स हिला दिए थे ब्रिटिशर्स के, और फिर उनको ऐसा फील हुआ कि यार अब तो हमको यहाँ से एग्जिट लेनी पड़ेगी। ओके, अब ये जो इवेंट होता है रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, यहाँ पे जो नेवी होती है हमारी इंडियन नेवी, वो बहुत बड़े दर्जे पे रिवोल्ट कर देती है। So, a group of Royal Indian Navy ratings or non-commissioned officers and sailors rebelled against British superiors on February 18, 1946. ठीक है, अब जो है 200 individuals के almost इसमें death हो जाती है. An official cabinet mission was dispatched to India on February 19, the second day of this revolt. जब ये revolt conduct होता है तो लोग बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, इस रिवोल्ट को देखते हुए वो बोलते हैं कि भाई बहुत ही अब बड़े लेवल पे वॉयलेंस क्रिएट हो रहा है, तो अब हम जो है सेटल नहीं कर पाएंगे, अब हमें कुछ ना कुछ एक इमीडिएट स्टेप इंडियंस को देना होगा कि ठीक है हम आपको अब कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रहे हैं। और उसी वे में आगे आता है कैबिनेट मिशन प्लान विच एक्चुअली केम इन द ईयर ऑफ 1946। ठीक है, तो 3 लीडर्स इसके अंदर होते हैं, एवी एलेक्जेंडर होते हैं, पैथिक लॉरेंस होते हैं, और होते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब इसमें जो पैथिक लॉरेंस होते हैं वो होते हैं SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। पैथिक स्टेफोर्ड क्रिप्स
एंड द स्टेफर्ड क्रिप्स जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। फिर उसके बाद जो एवी अलेक्जेंडर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमायरल्टी। ठीक है, अब इस मिशन में ये बोला जाता है, ऑगस्ट ऑफर से ले लो आप, ऑगस्ट ऑफर ले लो या फिर आप क्रिप्स मिशन ले लो, उनसे काफी डिफरेंट था ये मिशन, क्योंकि इसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात नहीं करी गई थी। ठीक है, इसमें बोला गया था ठीक है हम आपको अब इंटरिम गवर्नमेंट आपकी बना के देंगे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपके लिए बनाई जाएगी जो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान इनिशियली तो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इसमें सेक्शंस के वे में डिवाइड करी जाती हैं प्रोविंसेस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो जिन्ना को एक लार्जर वर्जन दिखता है इसमें कि ठीक है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं वो हम ज्यादा पाकिस्तान में इनकलकेट कर सकते हैं। इनिशियली तो वो इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं, बट लेटर ऑन जब आईएनसी की वो दलीलें सुनते हैं तो फिर वो इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। और आईएनसी क्यों इस प्लान को एक्सेप्ट करता है? क्योंकि इसमें एक टू नेशन थ्योरी को अप्रूव नहीं किया गया था और पार्टीशन की इस मिशन में बात नहीं करी गई थी। ओके, सो द एम वाज टू क्रिएट अ सिस्टम फॉर क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक प्रिपरेशंस फॉर एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसी मिशन में जो है वो 3-4 हफ्ते तक लगातार बातचीत होती रहती है और डिस्कशंस होते रहते हैं कि क्या करना है भाई आगे और क्या नहीं करना है, क्योंकि जो टिफ है आईएनसी और मुस्लिम लीग का वो बना रहता है। नाउ इज द डायरेक्ट एक्शन डे विच एक्चुअली अकर्ड on 16th of August 1946, the most black day in Indian history, क्योंकि इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो होती है वो अपने सेंटिमेंट्स को दिखाने के लिए कि भाई हम कितना अब अग्रेसिव हो सकते हैं, उन्होंने इस एक्शन के थ्रू दिखाया है। और इसमें काफ़ी इनोसेंट लोग अपनी जान खो लेते हैं और यहाँ पे काफ़ी एक बड़े दर्जे पे मर्डर्स किए जाते हैं, रेप होते हैं। तो ये जब इंसिडेंट होता है, इतना वॉयलेंट लेवल पे एक इंसिडेंट होता है जिसको आप ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जानते हो, तो उसके बाद सारे इंडियंस की भी आंख खुल जाती है और गांधी जी को भी लगता है कि भाई इस नोशन पे, इस तर्ज पे तो हमको जो है वो एग्रीमेंट नहीं करना, इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए कि हमारे ही अपने लोग मारे जा रहे हैं। तो इससे तो ज़्यादा बेटर है कि भाई जो डिमांड्स आ रही हैं मुस्लिम्स की कि उनको पाकिस्तान चाहिए वो दे दिया जाए, जिससे एटलीस्ट लोगों की जाने तो ना जाएं। ठीक है, उसी को आप ये बोलते हो दैट ग्रेट कैलकाटा किलिंग वॉज वेरी fearful incident in Indian history. Okay, now coming to the Constituent Assembly, तो फिर उसके बाद Constituent Assembly का formation होता है on the 6th of December 1946 and it held its first meeting on December 6, 1946 और मुस्लिम लीग won 73 seats and Congress won 208 seats। ठीक है, तो जो इसमें इलेक्शंस होते हैं उसमें मुस्लिम लीग का आप देख सकते हो कि कितना नंबर है, उनको 73 सीट्स में विक्ट्री मिलती है और कांग्रेस को 208 सीट्स में विक्ट्री मिलती है। नाउ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया वाज डिमांडेड दो बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग बोलती है भाई हमें अब अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए क्योंकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फॉर्म करेंगे। ठीक है, द डिसीजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर देयरफॉर डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन डिस्ट्रिक्ट्स विद द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स बाय द ब्रिटिश। एज अ रिजल्ट द असेंबलीज ऑपरेशन वाज ऑल बट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मुस्लिम लीग की यहाँ पे डिमांड्स होती हैं, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये पूरी ही असेंबली का कोई मतलब या फिर कोई भी एक सही से आप बोलो कंट्रीब्यूशंस निकल के सामने नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो लेबर पार्टी आती है कहाँ पे पावर में, यूएस, ब्रिटेन में, नॉट इन यूएस, ब्रिटेन में। अब वहाँ पे अब आती हैं लेबर पार्टी और लेबर पार्टी में रहते हैं क्लेमेंट एटली। अब उनको ऐसा लगता है कि भाई जो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी बुरी तरीके से जो ब्रिटेन की हार हुई है, हम अब इतने एबल नहीं है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कि हम इंडिया पे रूल कर पाएं। ठीक है, और इंडिया में जिस तरीके के अभी हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए तो हमको इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए, अदरवाइज हमारे बहुत ज्यादा घातक ये साबित हो सकता है। तो इसीलिए वो एक डिक्लेरेशन यहां पर लेकर आते हैं एंड इट एक्चुअली अनाउंस्ड by the Clement Attlee on February 20, 1947 कि भाई इंडिया को अब जो है वो फुल इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी और यहाँ पे जो प्रोविंसेस और बाकी जो स्टेट्स वगैरह थे, प्रेसिडेंसीज थी, उनको भी ये पावर दी जाएगी कि आपको जो है वो किसके अंडर रहना, आपको इंडिया के अंडर रहना है या फिर आपको सेपरेट रहना है या फिर आपको पाकिस्तान का पार्ट बनना है। ठीक है, ये भी उस डिक्लेरेशन का एक पार्ट था। सो द ट्रांसफर ऑफ पावर, द ब्रिटिश वुड ट्रांसफर पावर टू ईदर अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर
or existing provincial governments, and next princely states, the future of the princely states would be decided after the date of final transfer. ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि भाई जब हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पावर जब ट्रांसफर कर देंगे इंडियन अथॉरिटीज के हाथ में, उसके बाद यहाँ पे जो है वो प्रिंसली स्टेट्स का फ्यूचर डिसाइड होगा कि हमको क्या करना है. ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर लॉर्ड वेवल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कवरिंग द लॉर्ड माउंटबेटन, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट गवर्नर जनरल इन दिस सीरीज. आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आपको पूरी कनेक्टिविटी मिली होगी हमारी इंडियन हिस्ट्री की, कि कैसे इंडिया ने स्ट्रगल किया पूरे इस इवेंट के दौरान और इंडिपेंडेंस हासिल की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.